हेलो फ्रेंड्स, पहल क्लासेस बीएनएस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग भारतीय राजनीतिक विचारक की सीरीज में अभी तक प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक और मध्यकालीन भारतीय विचारकों को पढ़ चुके हैं, जिसमें से प्राचीन में हम लोगों ने मनुस्मृति, कौटिल्य और अगानासूत्र को पढ़ा। फिर उसके बाद हम लोगों ने मध्यकालीन विचारकों में दो विचारक जियाउद्दीन बर्नी और कबीर को पढ़ा। अब आगे हम लोग आधुनिक विचारकों की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें से पंडिता रमाबाई के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। पंडिता रमाबाई के बारे में बात करें हम लोग तो वह एक प्रसिद्ध विद्वान, विदुषी और समाज सुधारक तथा राजनीतिक विचारक या महान नारीवादी विचारक के रूप में जाने जाते हैं। इनके बारे में हम लोग देखें तो शुरुआती जीवन परिचय को जब देखें तो इनका जन्म 23 अप्रैल 1858 को कर्नाटक के केनरा जिले, जो कि मैसूर में है, वहाँ पर एक ब्राह्मण जो वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण में एक महत्वपूर्ण जो माना जाता था चित्तपावन ब्राह्मण, उसमें इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम अनंत शास्त्री डोंगरे और इनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई डोंगरे था। ठीक, इनका जन्म 23 अप्रैल 1858 को कर्नाटक में के केनरा जिले में हुआ था, जो कि इसे मैसूर भी कहा जाता है। ठीक, इनके पिता का नाम अनंत शास्त्री डोंगरे और माता का नाम लक्ष्मीबाई डोंगरे था। डोंगरे। इनके गुरु की बात करें तो गुरु केशव चंद्र सेन थे। चंद्र सेन। रमाबाई का जो भारतीय राजनीतिक विचारक है, उसमें योगदान के रूप में देखें तो ये एक महान नारीवादी, समाज सुधारक और एक विदुषी महिला के रूप में जाने जाते हैं। विदुषी महिला के रूप में जानी जाती है। रमाबाई का जो हम विचार पढ़े तो तत्कालीन समय में देखा जाए तो महिलाओं की स्थिति बहुत ही ज़्यादा स्थिति उन लोगों की अच्छी नहीं थी। जैसा कि शुरुआत में देखें, इनका जो एजुकेशन शिक्षा रहा वो इनके पिता का उसमें बहुत ज़्यादा योगदान रहा, क्योंकि अनंत शास्त्री डोंगरे जो थे वो एक ब्राह्मण धर्म के चित्तपावन ब्राह्मण में इनका जन्म हुआ था और ये एक संस्कृत के ज्ञाता थे। इनका जो पारिवारिक खर्चा चलता था, जीवन यापन जो करते थे, वो घर घर जा करके लोगों को संस्कृत की शिक्षा देने का काम करते थे, जिससे इनका घर का संचालन होता था, जीवन यापन इनका होता था। और इसी वजह से जो रमाबाई की शिक्षा में देखें तो इनके पिता का महत्वपूर्ण योगदान इसी वजह से रहता, क्योंकि जो अनंत शास्त्री डोंगरे रहते हैं वो उस टाइम तत्कालीन समय की जो ब्राह्मण धर्म की रूढ़िवादिता थी उन सब पर ये विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि तत्कालीन समय में देखा जाए जो ब्राह्मण धर्म था उसमें महिलाओं को किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं था, न शिक्षा का अधिकार था। लेकिन इन सब के बावजूद अनंत शास्त्री डोंगरे पंडिता रमाबाई को शिक्षा प्रदान करते हैं। उससे पहले ही वो अपनी पत्नी को शिक्षा प्रदान करते हैं। फिर उसके पश्चात वो जैसे अपने
पुत्र को शिक्षा प्रदान करते हैं, संस्कृत की शिक्षा देते हैं, ठीक उसी प्रकार पंडिता रमाबाई को समान पुत्र और पुत्री में किसी भी प्रकार का भेदभाव न करते हुए उनको भी शिक्षा का ज्ञान देते हैं। जैसे कि रमाबाई अपने द हाई कास्ट ऑफ हिंदू वुमेन में भी सीधे तौर पर वो बताती हैं, कहती हैं कि अगर वो एक अच्छी स्थिति में रही जिसमें लोगों का कल्याण का काम किया और एक विद्वान के रूप में जाने जाते हैं, उसमें कहीं न कहीं उनके पिता का ही योगदान रहा है, जो तत्कालीन समय के विरोधों के बावजूद उनको शिक्षा प्रदान करते हैं। इसकी वजह से बहुत ही सामाजिक प्रताड़ना के बाद, जैसे कि जब उन्होंने आनंद शास्त्री डोंगरे, पंडिता रमाबाई और अपनी पत्नी लक्ष्मीबाई डोंगरे को शिक्षा प्रदान करते हैं, तो उनको जो तत्कालीन उनका समाज था उसमें से बहिष्कृत कर दिया गया और समाज से बाहर निकाल दिया गया। उसके पीछे यही रीज़न था कि मतलब तत्कालीन समय में महिलाओं को शिक्षा नहीं दिया जाता था, तो इसी वजह से, इसी विरोध में उनके परिवार को समाज से बहिष्कृत कर दिया गया। इसके बावजूद भी वो शिक्षा प्रदान करते हैं और कहीं न कहीं उनकी दी गई जो शिक्षा रही वो रमाबाई के जीवन काल में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो उसके अब हम लोग देख लेते हैं कि रमाबाई का कैसे योगदान रहा। उन्होंने जो विचार रहा सामाजिक सुधार पे, उसमें महिला उत्थान, जैसा कि पहला नारीवादी इनको माना जाता है, महिला के उत्थान में इन्होंने एक महत्वपूर्ण काम किया है। ठीक, तो जैसे पंडिता रमाबाई के बारे में हम लोग जाने तो ये 7 भाषाओं की ज्ञाता थी, 7 भाषाओं की ज्ञाता थे, जिसमें से अंग्रेजी, कन्नड़, संस्कृत और अंग्रेजी, कन्नड़, संस्कृत और मराठी भाषा इत्यादि, मतलब मुख्य रूप से 7 भाषाओं की ये ज्ञाता थी। आप देखेंगे कि संस्कृत का विद्वान होने के नाते ही इनको 1878 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने पंडिता की उपाधि दी। फिर उसके बाद सरस्वती की भी इनको उपाधि दी गई थी। इनके वही शिक्षा व्यवस्था के कारण, संस्कृत की ज्ञाता होने के कारण प्रोफेसर टॉनी हैं, इन्होंने सरस्वती की उपाधि इसको दी थी। जैसे आप तत्कालीन समय में देखें तो पंडिता रमाबाई का जो जीवन रहा है वो बहु कार्यात्मक रहा है। ये शुरुआत स्तर पर समाज की जो कुरीतियाँ हैं उससे लड़ती हैं, फिर उसके बाद समाज में जो सवर्ण महिला है और महिला हैं उन लोगों का कैसी स्थिति रहती है, सामाजिक स्तर पर कैसी स्थिति है, उस सब चीज़ों को देखती हैं, झेलती हैं। उसके परिणाम स्वरूप उनके उत्थान के लिए महत्वपूर्ण काम किया, जिसकी वजह से उन्होंने कई सोसाइटियों की स्थापना की है, जिसमें आर्य महिला समाज, मुक्ति मिशन, शारदा सदन, इनका महिलाओं के उत्थान में ही योगदान रहा है। तो इसके बाद देखें तो ये मतलब महिलाओं की शिक्षा का काम किया ही किया। साथ ही साथ जब इनके पिता की मृत्यु होती है तो अपने पिता के समान ही ये घूम घूम कर लोगों को शिक्षा प्रदान करती हैं, संस्कृत की शिक्षा देती हैं और सम्मेलन मतलब जा कर के जो सम्मेलन वगैरह हुआ करते थे वहाँ पर पार्टिसिपेट करती हैं और लोगों को संस्कृत की शिक्षा देती हैं। और इन्होंने जो मिशनरी थी, साई मिशनरी थी, उसमें भी सहयोग दिया, उसमें भी योगदान रहा, जैसा कि बाद में वो ईसाई धर्म अपना ही लेती हैं। तो ये सभी जो चीज़ें रही हैं इनके जीवन काल की महत्वपूर्ण चीज़ें रही हैं। तो फैक्ट के रूप में इसमें देख लेते हैं हम लोग कि जो प्रोफेसर टॉनी हैं, इन्होंने सरस्वती की उपाधि दिया। सरस्वती कहा किसको? पंडिता रमाबाई को। ठीक, प्रोफेसर टॉनी ने सरस्वती कहा और 1878 में कलकत्ता विश्वविद्यालय ने इनको पंडिता की उपाधि दी। जैसा देखा जाए तो यूजीसी नेट के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पंडिता रमाबाई को पंडिता की उपाधि किस वजह से दी गई, तो संस्कृत के विद्वान होने के नाते इनको पंडिता की वजह से इनको पंडिता की उपाधि दी गई है। फिर उसके बाद अब देखें तो
इनका जो टाइम पीरियड रहा, इन्होंने कई सारे काम किए। जैसे इन्होंने इनके सामाजिक कार्य के लिए अगर देखा जाए तो ब्रिटिश सरकार ने इनको 1919 में केसर-ए-हिंद की उपाधि दी। केसर-ए-हिंद। केसर-ए-हिंद की उपाधि से नवाजा। चूंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, उसकी वजह से ये इस उपाधि को त्याग देते हैं। जलियांवाला बाग हत्या के कारण, बाग हत्याकांड के कारण। इस उपाधि का त्याग कर दी। त्याग कर देते हैं। उसके बाद देखा जाए तो इन्होंने जो 1889 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सम्मेलन हुआ था उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, उसमें भाग लेती हैं। फिर उसके बाद तीसरी राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन एक हुआ था, वहाँ पर भी ये पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद देखा जाए तो इनका वही महिलाओं के उत्थान में ही ज़्यादा योगदान रहा है। तो 1882 में जो हंटर कमीशन आता है, 1800 फैक्ट के रूप में अभी हम लोग लिख लेते हैं इसको। 1882 में हंटर कमीशन आता है, जो प्राथमिक शिक्षा के लिए है। इसमें भी इनको प्राथमिक शिक्षा के लिए आया था हंटर कमीशन। इसमें पंडिता रमाबाई को मौका मिला था कि वो बोलें, और जिसके पश्चात ये कहती है कि महिलाओं को व्यावसायिक शिक्षा और मेडिकल, वो कहती हैं कि महिलाओं को व्यावसायिक शिक्षा और मेडिकल की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। वो कहती हैं कि महिलाओं की जो मृत्यु हो रही है बीमारियों की वजह से, उसमें कहीं ना कहीं ऐसी बात है कि जो महिला पेशेंट होती हैं, महिला रोगी होती हैं, वो पुरुष चिकित्सकों से अपना इलाज नहीं करवाना चाहती। इस वजह से उनकी मृत्यु होती है। जब वो खुद मेडिकल की शिक्षा और अन्य व्यावसायिक शिक्षा में सक्षम रहेंगी तो उन्हें इस प्रकार मृत्यु नहीं प्राप्त होगी। फिर उसके बाद देखें तो अब हम लोग इनकी बुक्स पर देख लेते हैं कि कौन कौन सी बुक्स लिखा। पंडिता रमाबाई की बुक्स। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कौन कौन से समाज की स्थापना की। रचनाएं या कृतियां। सबसे पहले इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी, स्त्री धर्म नीति, 1882 में। स्त्री धर्म नीति 1882 में। इस बुक्स के बारे में कहा जाता है कि ये इन्होंने अपने शुरुआती दौर में लिखा था, जिसमें उन्होंने ये बात कहा कि महिलाओं को शिक्षा लेना चाहिए। और क्योंकि अगर माता स्त्री जो है, स्त्री जो है वो माता के रूप में है, अगर वो सक्षम और योग्य नहीं है तो उसकी आने वाली संतानें या उनकी पुत्रियां भी जो क्या करेंगी, वो कमजोर होंगी, अक्षम होंगी। तो इस वजह से
उसमें महिलाओं की जो धर्म की नीति है उसमें शिक्षा लेना भी चाहिए। और स्पेशली वो इस बुक में अपना पूरी तरीके से जो पितृसत्ता है उसका विरोध नहीं करती हैं, क्योंकि माना जाता है कि इन्होंने ये बुक्स जो लिखा था वो इंग्लैंड जाने के लिए कुछ पैसे की व्यवस्था हो जाए इसकी वजह से, क्योंकि ये इंग्लैंड में जा करके मेडिकल की शिक्षा प्राप्त कर लेना चाहती थी, जिसकी वजह से ये बुक लिखते हैं और उससे कुछ पैसा एकत्रित करना चाहते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने एक बुक लिखा वॉयस टू इंग्लैंड। वॉयस टू इंग्लैंड, इंग्लैंड में जब जाती हैं तो वहाँ की अपनी बातों का वर्णन की है। 1883 में आती है। फिर उसके बाद इन्होंने अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक द हाई कास्ट ऑफ हिंदू वुमेन, द हाई कास्ट ऑफ हिंदू वुमेन, हिंदू वुमेन लिखा 1887 में। इस बुक्स के बारे में कहा जाता है कि ये पहला भारतीय नारीवादी मैनिफेस्टो है, प्रथम भारतीय नारीवादी मैनिफेस्टो। इस बुक्स के बारे में कहा जाता है। इसका अभी हम लोग आगे डिटेल से वर्णन करेंगे कि इसमें उन्होंने क्या क्या विचार दिया है, क्योंकि इनका जो विचार स्पेशली रहा है वो नारीवादी चिंतन के रूप में रहा है, महिलाओं के उत्थान के लिए रहा है। उसमें क्या क्या बातें की हैं उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन इस बुक्स में अगर देखा जाए तो उन्होंने जो उच्च वर्ग की हिंदू महिला हैं उनकी दीनहीन स्थिति का वर्णन किया है। वो बताती हैं कि जो ऐसी महिलाएं हैं वो उनका मतलब जो शोषण हुआ है या जो उनकी जीवन का प्रकरण है, चरण है, उसको 3 भागों में बांटते हैं कि बचपन में जब वो रहती हैं उनकी स्थिति कैसी है, विवाह जब होता है तो उस टाइम उनकी पारिवारिक स्थिति कैसी रहती है, और अगर बाय चांस उनके पति की मृत्यु हो जाती है तो विधवा होने के पश्चात उनकी कैसी स्थिति है, उस स्थिति का इन्होंने व्यवस्थित रूप से वर्णन किया है। और उसी के पश्चात उन्होंने मतलब महिलाओं के उत्थान के लिए कुछ अपने सुझाव भी दिए हैं इसी बुक्स में। फिर उसके बाद एक बुक है पीपल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, पीपल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। जहाँ जहाँ गई हैं अमेरिका में के लोगों के लिए और मतलब जाने के पश्चात उनका क्या रिस्पॉन्स रहा है, लोगों का रिस्पॉन्स रहा है, उस पर लिखा है इन्होंने 1888 में। फिर उसके बाद जैसे देखें अमेरिका में इनका जो चरण रहा है स्पेशली 1886 से 89 तक रहा है, अमेरिका में रही हैं ये। फिर उसके बाद है द कंडीशन ऑफ द वुमेन इन द यूएसए, द कंडीशन ऑफ द वुमेन इन यूएसए। ये इनकी बुक आती है 1889 में। 89 में ही इन्होंने अपने एक संस्था की स्थापना की है, शारदा सदन। फिर उसके बाद आगे हम लोग देखें आगे बुक्स इनके देखें तो फेमिनिन एक्सपीरियंस इन इंडिया, फेमिन एक्सपीरियंस इन इंडिया। ये इनकी बुक आई है 1890 में। फिर उसके बाद देखें इनकी नेक्स्ट बुक है द टेस्ट, क्योंकि लास्ट चरण में जब इन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था तो उसके अपने जीवन के लास्ट चरण में इन्होंने जो बाइबल है उसका अनुवाद किया है। तो लिखी द टेस्टिमोनी ऑफ आवर inexhaustible treasure। ये 1907 में आती है। फिर
उसके बाद इसी बुक्स में जो इनकी द टेस्टिमनी ऑफ आवर इनएग्जॉस्टिबल ट्रेजर है, इसी में उन्होंने अब जो ईसाई धर्म अपनाया था, ईसाई धर्म अपनाने की दास्तान के बारे में इन्होंने वर्णन किया है इस बुक में। ईसाई धर्म के अपनाने की बात, इसी में कैसे उन्होंने अपनाया, इन सब चीज़ों का वर्णन वो अपनी इसी बुक में किए हैं। फिर उसके बाद देखिए तो इन्होंने कई मतलब मासिक पत्रिकाओं का भी प्रकाशन किया है, जिसमें है मुक्ति प्रेयर बेल, ये इनका मैगजीन है, इंग्लिश में आई थी, इंग्लिश में इन्होंने एक मैगजीन लिखा है, मुक्ति प्रेयर बेल। मुक्ति प्रेयर बेल, माघ मासी भी है इनका, माघ मासी इत्यादि मैगजीन्स का भी स्थापना करते मैगजीन्स भी पब्लिश करवाती हैं। उसके बाद इन्होंने अब हम लोग देखते हैं इन्होंने कौन कौन से संगठन की स्थापना की है या सोसाइटी की, संगठन या सोसाइटी स्थापना देखते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने आर्य महिला समाज की स्थापना की 1882 में। आर्य महिला समाजों की स्थापना लिख सकते हैं आप लोग। महिला उत्थान के लिए इन्होंने कई समाजों की भी स्थापना की है। तो आर्य महिला समाज 1882 में। फिर उसके बाद शारदा सदन की स्थापना इन्होंने की 1889 में। शारदा सदन 1889। उसके पश्चात मुक्ति मिशन ये 1898। उसके बाद इन्होंने जब ये अमेरिका जाते हैं तो वहीं पर बोस्टन में एक रमाबाई एसोसिएशन की स्थापना होती है, द रमाबाई एसोसिएशन। एसोसिएशन की स्थापना की बोस्टन में करते हैं। फिर उसके पश्चात देखें तो इन्होंने एक विद्यालय की भी स्थापना की है, विद्यालय जो क्रिश्चियन हाई स्कूल था, क्रिश्चियन हाई स्कूल की स्थापना की थी इन्होंने गुलबर्ग में। ये इनका विद्यालय है। इस प्रकार से हम लोग देखें तो इन्होंने कई समाजों की भी स्थापना की है। आर्य महिला समाज, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। आर्य महिला समाज 1882 में, शारदा सदन 1889 में, मुक्ति मिशन 1898 में, द रमाबाई एसोसिएशन बोस्टन में इसकी स्थापना करते हैं जब वो अमेरिका जाते हैं। फिर उसके पश्चात क्रिश्चियन हाई स्कूल गुलबर्ग में इसकी स्थापना की, इनका एक विद्यालय था। अब उसके पश्चात हम लोग आगे का इनका विचार या इनका जीवन ही देख लेते हैं, जीवन स्तर ही देख लेते हैं। ये जैसे शुरुआती स्तर पे इनका कैसे रहा, जब इनके पिता की मृत्यु जैसे हो जाती है अकाल के वजह से, 1870 में इनके पिता की मृत्यु हो जाती है अकाल की वजह से। उस अकाल में आप देखेंगे इनकी सभी फैमिली की मृत्यु हो जाती है, केवल रमाबाई और इनके एक भाई श्रीनिवास बचते हैं। फिर उसके पश्चात ये रमाबाई और श्रीनिवास चले जाते हैं, 6 साल तक इधर उधर घूमते रहते हैं और उसी दौरान वो घूम कर संस्कृत की शिक्षा लोगों को देती हैं। फिर इसी टाइम में आप देखेंगे कि जब जो बंगाल के कुछ विद्वान रहते हैं उनको पता चलता है कि कोई महिला हैं जो विद्वान महिला हैं जो घूम घूम कर लोगों को संस्कृत की शिक्षा प्रदान करती हैं, तो उनको बुलाया जाता है
कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, और वहीं पर वो जाती हैं तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने 1878 में इनको पंडिता की उपाधि देती है। फिर उसके बाद देखिए उसके पश्चात ये बंगाल चली जाती हैं। बंगाल जाने के बाद इनको देखिए तो 1880 में इनका जो जीवन रहा है बहुत ही दुखों भरा रहा है। जैसे शुरुआती स्तर में देखते हैं इनके माता पिता की मृत्यु होती है, अन्य भाइयों मतलब अन्य भाई बहनों की मृत्यु हो जाती है, फिर ये और श्रीनिवास बचे रहते हैं। फिर 1880 में इनके भाई की भी मृत्यु हो जाती है, श्रीनिवास की। उसके पश्चात ये एकदम अकेले हो जाते हैं। लेकिन बाद में जब वो वहीं बंगाल में जाते हैं, वहीं पर कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, तो वहीं पर एक मिलते हैं विपिन बिहारी मेधवी। उनसे इन्होंने विवाह किया। जब इन्होंने हिंदू मैरिज एक्ट के तहत इन्होंने विवाह किया था। जब इन्होंने विवाह किया तो इनकी उम्र 22 वर्ष की थी। तत्कालीन समय में आप समझ सकते हैं कि उस टाइम में जब समाज में ऐसी कुरीतियाँ रही हैं, उस दौर में रमाबाई इन सभी रूढ़िवादिता और बाहाडंबर को छोड़ते हुए, लड़ते हुए शिक्षा प्राप्त की। उनके पिता का जिसमें योगदान अधिक रहा। फिर उसके पश्चात ये घूम घूम कर लोगों को शिक्षा प्रदान करते हैं। और फिर 1870 में जैसे इनके 70 में 80 में इनके भाई की भी मृत्यु होती है, तो वहाँ पर इनका जीवन पूरा कष्टमय रहा। फिर विपिन बिहारी मेधवी से जब इन्होंने विवाह किया, जो कि ये एक प्रसिद्ध ब्राह्मण परिवार से संबंधित थी, लेकिन विपिन बिहारी मेधवी जो थे एक निम्न जाति के थे। उस विरोध के बावजूद भी इन्होंने विवाह किया। लेकिन उसके 2 वर्ष बाद विपिन बिहारी मेधवी की भी मृत्यु हो जाती है और उनसे एक इनको पुत्री जन्म लेती है जिनका नाम मनोरमा रहता है। तो जब पति की मृत्यु हो जाती है तो वहीं पर ये चली आती है, वहाँ से मतलब बंगाल से छोड़ करके ये पुणे आती हैं। बंगाल से जब ये पुणे आती हैं तो आप देखेंगे पुणे में ही इन्होंने 1882 में पुणे में ही आर्य महिला समाज की स्थापना की है। आर्य महिला समाज की अब देखा जाए आर्य महिला 1882 का जो टाइम रहा है इनके लिए कई मतलब अब से ये सामाजिक जो कार्यकलाप है उसमें जुट जाती हैं। 1882 में आर्य महिला समाज की स्थापना की। 1882 में आप देखेंगे उनकी जो बुक्स आती है स्त्री धर्म नीति। फिर उसके बाद 1882 में आप देखेंगे हंटर कमीशन आता है जिसमें वो महिलाओं की शिक्षा की वकालत करती हैं। और आर्य महिला जो समाज रहता है ये इनके लिए एक रास्ता प्रदान करता है जिसकी वजह से ये महिलाओं के उत्थान के लिए बात करते हैं, जहाँ पर आर्य महिला समाज में ही शिक्षा, बाल विवाह, विधवा के उत्थान पर बात किया जाता है। आप यहाँ तक उन्होंने आर्य महिला समाज के बारे में यहाँ तक कह दिया था कि अगर कोई पुरुष आर्य महिला समाज में आते हैं तो वो अपनी पत्नी के साथ ही आए। तो इस प्रकार से वो अपना विचार आगे लेके गई। तो जब स्त्री धर्म नीति लिखती ही हैं तो जाहिर सी बात है वो वही स्त्री धर्म नीति लिखती हैं, तो कहीं ना कहीं इनका एक उद्देश्य यही रहता है कि वो इंग्लैंड में जा करके मेडिकल की शिक्षा प्राप्त कर सके। मेडिकल की शिक्षा लेने के लिए जब वो इंग्लैंड में जाती हैं तो उनके सुनने में समस्या आती है, मतलब कान की रोग से पीड़ित हो जाती हैं और उनको सुनने में दिक्कत होती है, जिसकी वजह से वो मेडिकल की शिक्षा लेने में सफल नहीं हो पाते हैं। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कई बुक्स पढ़ा मेडिकल के और ढेर सारे नई बुक्स को पढ़ती हैं। फिर आप देखेंगे जब वो वहीं इंग्लैंड में जाती हैं तो वहीं इनका संपर्क एक ईसाई मिशनरी से होता है, क्योंकि इनको मेडिकल की शिक्षा लेनी था। तो एक ईसाई जो मिशनरी रहती है वो कहती है कि आप हमारे यहाँ आएंगे और वहाँ के इंग्लैंड की जो नन्स हैं उन लोगों को मराठी की शिक्षा देंगी, जो कि जाहिर सी बात है उस टाइम देखेंगे तत्कालीन समय में हम ब्रिटेन के उपनिवेश भी रहे हैं, तो यहाँ के कुछ ईसाई मिशनरियाँ जो रही हैं उनका उद्देश्य यही था कि ठीक है हम आपको वहाँ पर ले जाके आपको मेडिकल की शिक्षा प्रदान करवाएंगे, लेकिन बदले में आपको
वहाँ की जो नन्स होंगी उनको आप मराठी की शिक्षा देंगी, जिनको बाद में हम भविष्य में फिर कभी भारत में ला सके। इस वजह से वो वहाँ जाती हैं और शिक्षा प्रदान करते हैं नन्स को। फिर वहाँ जाती हैं जब वो, तो वहीं पर आप देखेंगे ईसाई धर्म भी अपना लेती हैं। इंग्लैंड में जब जाती हैं ईसाई धर्म अपनाती हैं, तब इनका नाम मैरी मनोरमा और इनका नाम मैरी रमा और इनकी पुत्री का नाम मैरी मनोरमा पड़ जाता है, मैरी मनोरमा। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि मनोरमा की भी मृत्यु हो जाती है, तब ये अकेली हो जाती हैं। फिर जब वो अकेली हो जाती हैं, फिर जीवन में फिर वही कष्ट है, लेकिन फिर भी वो उससे आगे निकलती हैं और महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत कार्य करती हैं। जैसे कि आप देखेंगे जब ये ईसाई धर्म अपनाती हैं, तो उसके पश्चात भारत में इनकी खूब निंदा की जाती है, क्योंकि ये ब्राह्मण परिवार से संबंधित थी और ईसाई धर्म अपनाती हैं, तो माना जाता है कि वो हिंदू धर्म को मतलब क्यों त्यागी, इसकी वजह से इनकी खूब आलोचना होती है। फिर उसके बाद ये इंग्लैंड से बाद में चली जाती हैं अमेरिका। जैसे कि हम बताएं कि अमेरिका में जब ये जाती हैं तो इनका अमेरिका में ये 86 से 89 तक 1886 से 1889 तक रहती हैं और यहाँ पर इन्होंने बहुत ही ज़्यादा काम किया। फिर जब ये अमेरिका में हैं तो यहीं पर अमेरिका में ही बोस्टन में रमाबाई एसोसिएशन की स्थापना हुई है। रमाबाई एसोसिएशन की स्थापना की है और यहीं पर वो जब जाती हैं तो किंडरगार्टन से प्रभावित हैं, बच्चों के लिए शिक्षा के लिए जो व्यवस्था की गई थी वहाँ से प्रभावित होती है और भारत में उसकी स्थापना का प्रयास करती हैं। फिर 1898 में जब ये अमेरिका जाती हैं तो यहीं पर 1818 अमेरिका से वापस जब आती हैं तो ये फिर मुक्ति मिशन की स्थापना करती हैं। तो फिर 1889 में उसके पश्चात ये आ जाती हैं पुणे, फिर से पुणे आ जाती हैं और यहाँ पर अपना सामाजिक जो कार्य रहते हैं उसको कंटिन्यू करती हैं। तो अब यहाँ तक हम लोगों ने मतलब एक जीवन चरण के रूप में हम लोगों ने देखा कि कैसे कैसे टाइम के साथ इन्होंने कैसे अपना कार्य संपादित किया है। तो जाहिर सी बात है इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं इनका जो जीवन रहा है बहुत ही कष्टमय रहा है, एक अकेली महिला होने के नाते, लेकिन फिर भी इन्होंने महिला अधिकारों के लिए लड़ा। तो अब हम लोग देखते हैं जो अपनी बुक में इन्होंने महिलाओं के लिए बात किया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बुक है नारीवादी, जो उनका विचार आएगा, पितृसत्ता का जो खंडन करेंगी, पितृसत्तात्मक समाज में का खूब विरोध करती हैं और फिर कहती हैं कि जो महिलाएं हैं उनको शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। द हाई कास्ट ऑफ हिंदू वुमेन। अठारह में आती। इस बुक को पहला महिला नारीवादी मैनिफेस्टो कहा जाता है, जैसा कि हम लोग पीछे देख चुके हैं। तो जो इनकी ये बुक है इसमें वो बताती हैं कि जो हिंदू वर्ग की महिलाएं हैं उनका जीवन जो रहा है वो 3 स्तरों पे उसको स्पष्ट करती हैं, बताती हैं कि जो हिंदू वर्ग की महिलाएं हैं, स्पेशली वो हिंदू वर्ग की उच्च जाति में जो महिलाएं हैं उस पर ज़्यादा विचार ही बताती हैं। इसी वजह से इनका आलोचना भी होती है कि यह केवल अपना जो विचार प्रस्तुत करते हैं केवल उच्च वर्ण की महिलाओं के लिए करती हैं, क्योंकि इनका मानना था कि जो निम्न वर्ण की महिलाएं हैं वो कुछ हद तक स्वतंत्रता प्राप्त कर लेती हैं, लेकिन जो नारीवादी मतलब सवर्ण उच्च वर्ण की महिलाएं उनकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब होती है। तो इनका जो कहना है हिंदू वर्ग की जो महिलाएं हैं वो उनकी स्थिति कैसी है, महिलाओं की स्थिति कैसी है उस पर वो बताती हैं।
रमाबाई का मानना था, कहना था कि जो भारत में वर्ण व्यवस्था है जिसमें 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो कहते हैं इन चारों वर्णों से भी सबसे निचले स्तर पर महिलाओं को रखा गया है। महिलाओं की स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब है, उनकी दुर्दशा हो गई है ऐसे समाज में, भारतीय समाज में। वो पितृसत्तात्मक समाज में कहते हैं कि जितने भी अधिकार होते हैं वो केवल पुरुषों को होते हैं, महिलाएं जो होती हैं वो इंसान नहीं बल्कि एक वस्तु के रूप में यूज की जाती हैं। तो वो कहती हैं कि जो ऐसी महिलाएं हैं उनकी जीवन यापन जो देखा जाए तो 3 चरण में, जब बचपन उनका रहता है, बचपन में कैसी स्थिति है, विवाह पश्चात उनकी क्या स्थिति होती है, और अगर महिला का पति जिसकी मृत्यु हो जाती है तो विधवा होने पर उनकी कैसी स्थिति है। वो कहती हैं कि जो रमाबाई कहती हैं कि जो बाल विवाह की जो परंपरा है, बचपन के बाद में बताते हैं कि बाल विवाह की जो परंपरा है, क्योंकि ब्राह्मण वर्ग में जो उस टाइम की जो मनुस्मृति स्पेशली अगर बात किया जाए उसमें कहा जाता है कि महिलाएं जो हैं उन महिला मतलब लड़कियों की जो उम्र है शादी करने की वो 8 से 12 है। इसके पश्चात क्या होता है कि बाल विवाह प्रचलित होती है। समाज में जितनी कुरीतियाँ हैं उन सबका विरोध करती हैं, सती प्रथा, बाल विवाह और मतलब पर्दा प्रथा, इन सभी का विरोध करते हुए कहते हैं कि जो बाल विवाह है उसको बताती हैं कि जो लड़कियां हैं उनकी शादी 8 से 12 वर्ष की उम्र में जब होती तभी कर दी जाती है, और इसी टाइम में देखा जाए तो उनका मानसिक विकास होता रहता है, शारीरिक विकास होता रहता है। तो जब उनकी बचपन में ही विवाह कर दिया जाता है तो उनका मानसिक जो विकास है वो अवरुद्ध हो जाता है, क्योंकि फिर उसके पश्चात वो चली जाती हैं, जब मान लेते हैं बचपन में विवाह कर दिया गया, फिर उसके बाद जब वो ससुराल में जाती हैं तो वहाँ पर उनको कई प्रकार के भेदभाव और प्रताड़ना झेलने को पड़ता है। जैसे वहाँ पर सिखाया जाता है फिर महिलाओं को, और जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनको जो पारिवारिक जो क्रम है, पारिवारिक जो पद है उसमें सबसे निचले पायदान पर रखा जाता है। सबसे पहले देखा जाए तो घर का जो पुरुष वर्ग है वो होते हैं, फिर उसके बाद अगर देखें सास, ननद, इन सब की श्रेणियों में भी देखें तो जो विवाह कर जो लड़की जाती है उसकी स्थिति सबसे निचले पायदान पर होती है, जिससे उनको कदम कदम पर फिर उनको सिखाया जाता है कि ये कर मतलब ऐसे नहीं करना है, ऐसे समाज में रहना है, घूंघट में रहना है, पर्दे में रहना है। फिर उसके पश्चात आप देखेंगे कि उनको ये भी सिखाया जाता है कि मतलब जो अगर खाना वाली व्यवस्था है तो उसमें परिवार के सभी सदस्य खा लेंगे, फिर उसके बाद उनको भोजन करना है। तो ये सभी जो चीज़ें रही हैं, फिर वहाँ पर वही खूब ऐसे शोषण होता है। फिर देखा जाए मतलब समाज में जो वैवाहिक स्थिति है महिलाओं को वो भी अच्छी नहीं है, उन्हें 2 दर्जे का ही रखा जाता है। फिर उसके पश्चात गलती से अगर किसी भी उस महिला का पति की मृत्यु हो जाती है तो वैसी महिलाओं की स्थिति तो बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है। इसमें वो बताती हैं, कहती हैं कि विधवाओं में भी वो श्रेणियां बना देती हैं। वो कहती हैं कि अगर वैसे सामान्य तौर पर जो देखा जाए तो जो विधवा हुआ करती थी वो युवा ही विधवा हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि 8 से 12 वर्ष की उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती थी, जिससे वो अगर पति मर गया तो जल्द ही विधवा हो जाएंगी, युवा ही विधवा रहेंगी। तो उसमें वो कैटेगराइज की हैं, कहती हैं कि जो ऐसी विधवा हैं जो वृद्ध हो चुकी हैं और तो उनकी स्थिति उतनी खराब नहीं होती थी, क्योंकि वो अपना मतलब जीवन उस हिसाब से बिता चुकी हैं। कुछ ही समय बाद उनको ज़्यादा कष्ट नहीं झेलना पड़ेगा, मृत्यु हो जाएगी। फिर उसके बाद कैटेगराइज करते हैं, कहते हैं कि वृद्ध भी हो, अगर जो विधवा है वो वृद्ध हो और उसके पास उसका जो बच्चा मतलब मेल लड़का हो, पुत्र हो, तो भी उसकी स्थिति मतलब बताती हैं कि इसमें ठीक ठाक से जीवन यापन हो जाता है। लेकिन वो जो 3rd कैटेगराइज की हैं इसमें बताते हैं कि जो युवा विधवा होती है उनकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा समाज में खराब होती है। और या तो जैसे कि विधवा बचपन में ही विधवा हो जाए, शादी हुआ और उसका पति मर जाए, या जो विधवा हुई है उसकी पुत्र मतलब बच्चों में देखा जाए तो पुत्री हो, तो ऐसी विधवाओं की स्थिति के लिए वो कहती हैं कि इनकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा दूभर हो जाती है। जैसा कि वो आगे कहती हैं, रमाबाई आगे कहती हैं कि जो महिलाएं हैं
मतलब विधवा महिलाएं हैं, उनको बताया जाता था कि वो सिर मुंडवा लें, सफ़ेद साड़ी पहने और अच्छा खाना ना खाएं, ज़मीन पर सोएं। फिर उसके पश्चात आप देखेंगे कि उनको कहीं सार्वजनिक स्थान पर जाने की अनुमति नहीं थी। उनको अलग अन्य कई मतलब पापी, डायन ऐसे कई नामों से बुलाया जाता था और माना जाता कि ये पिछले जन्म में कोई ऐसा पाप की होंगी जिसकी वजह से इनके पति की मृत्यु हुई है। तो ऐसी स्थिति में देखा जाए तो महिलाओं की, युवा जो विधवा हुआ करती है, उनकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब होती है और इन्हीं सबको वो दूर करने की बात की है रमाबाई। फिर उसके बाद जैसे वो कहती हैं कि जो समाज में लिंग समानता है उसमें मुख्य रूप से 3 समस्याओं का वो उल्लेख किए हैं। जो समाज में, रमाबाई कहती है समाज में जो लिंग असमानता है उसके पीछे वो 3 समस्याओं को बताते हैं। एक तो बाल विवाह को रखी कि बचपन में ही जब लड़कियों का विवाह कर दिया जाता है उसके पश्चात भेदभाव होता है। जाहिर सी बात है, जब उनका बाल विवाह कर दिया जाएगा, उनको शिक्षा लेने का मतलब मौका ही नहीं दिया जाएगा तो स्थिति उनकी खराब ही रहेगी, ज्ञान तर्क आएगा ही नहीं। फिर उसके बाद वो दूसरे स्तर पर रखती हैं कि अगर वो विधवा हो गई, मतलब एक तो शिक्षित नहीं है, ऊपर से विधवा हो गई महिला, तो उसकी स्थिति भी एकदम खराब। और जो मेन कारण वो बताती हैं महिलाओं के शोषण का, महिलाओं की असमानता का, वो कहती हैं कि शिक्षा का अभाव जो है वो है। इसमें वो अपनी मतलब अपना उदाहरण देते हुए बताती हैं, कहती हैं कि मैं जो हूँ, मैं एक विधवा होने के बावजूद इतने अपना खुद मतलब एक सक्षम स्त्री बन सकी और उसके पश्चात अन्य कई महिलाओं के लिए भी उद्धार के लिए उन्होंने काम किया। वो कहीं ना कहीं इसकी बात कहती हैं कि मैंने शिक्षा प्राप्त किया था, उनके पिता ने उनकी शिक्षा दी, उनको शिक्षा दी, जिसकी वजह से वो समाज की जो ये कुरीतियाँ रही हैं उन सबको तोड़ने में सफल हो सके। वो कहती हैं कि महिलाएं जो है उनको शिक्षित ही नहीं किया जाता है, बाल विवाह में बाल विवाह कर दिया जाता है, फिर उसके बाद उनको शिक्षा से वंचित कर दिया जाता है। तो शोषण जो हुआ है वो शिक्षा के अभाव के कारण ही है। तो वो कहती हैं कि अगर महिलाओं की स्थिति, इसी वजह से 1882 में जब हंटर कमीशन आता है प्राथमिक शिक्षा के सुधार के लिए, तो उसमें उन्होंने महिलाओं की शिक्षा का पुरजोर समर्थन किया है, महिलाओं की शिक्षा पर बल दिया है। और वो कहती हैं कि अगर महिला शिक्षित रहेंगी तो ही उनका उद्धार हो सकेगा, जिसके वजह से, जिसके लिए उन्होंने महिलाओं की व्यावसायिक शिक्षा और मेडिकल शिक्षा की भी बात की ही। और कहीं ना कहीं देखें तो वो कहती हैं महिलाओं के जो शोषण का कारण है वो कई सामाजिक और सांस्कृतिक भी परिस्थितियां हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक पक्ष भी हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि मनुस्मृति और वेद उपनिषद वगैरह जो हैं, इन सभी मतलब धार्मिक ग्रंथ जितने हैं उन सभी को धार्मिक जो ग्रंथ हैं इन सभी को महिलाओं के शोषण का ये कारण मानती हैं। कहती हैं कि जिसके लिए अगर देखा जाए तो रमाबाई का एक स्टेटमेंट है, कहती हैं कि मैं सत्य और ईमानदारी के साथ ये कह सकती हूँ कि मनुस्मृति ही क्यों, मैंने संस्कृत भाषा में कभी भी ऐसी कोई पवित्र रचना या कृति नहीं पढ़ी है जिसमें महिलाओं के शोषण और उनकी असमानता का घृणास्पद भाव ना हो। तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि महिलाओं की जो मतलब स्थिति है उसमें कहीं ना कहीं सामाजिक और सांस्कृतिक पक्ष है, जिसमें देखा जाए मनुस्मृति में स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है कि महिलाओं का जो विवाह की उम्र होगी वो 8 से 12 होगी। और कई ऐसी सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियाँ जैसे पर्दा प्रथा, सती प्रथा जैसी जो व्यवस्था रही है, उन सभी का योगदान रहा है महिलाओं की मतलब इस प्रकार के शोषण और असमानता में ना। और इसी प्रकार से वो कहती हैं कि जो ये पितृसत्तात्मक समाज है वो महिलाओं को हमेशा निम्न श्रेणी में रखना चाहता है और कहता है कि महिलाएं जो हैं एक वस्तु के रूप में है, वो एक
मतलब वंश परंपरा बढ़ाने के लिए और बच्चा पैदा करने के लिए ही बस हैं, वो घर में ही, घर तक ही सीमित रहे, घर में ही सीमित रहे, उनको शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। तो इन सभी चीज़ों का विरोध की और आगे बढ़ी। और उसके पश्चात इन्होंने महिला मुक्ति के लिए मुख्य रूप से तीन आधार बताए हैं महिला मुक्ति के लिए। तीन आधार बताती हैं, जिसमें से है आत्मनिर्भरता, शिक्षा और कार्यकुशलता और शिक्षा। वो कहती हैं कि महिलाएं जब शिक्षित होंगी, आत्मनिर्भर होंगी, तो ही उनकी मुक्ति संभव है। इसी वजह से उन्होंने जो मुक्ति मिशन की स्थापना की, मुक्ति मिशन में न केवल एक वृद्ध महिला, विधवा या अन्य प्रकार की जितनी भी शोषित वर्ग की महिलाएं हैं, सभी को वो उसमें शामिल करती हैं, उनके कल्याण के लिए काम करती हैं। ठीक इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जो पंडिता रमाबाई है, उन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए कितना महत्वपूर्ण कार्य किया और अपने जीवन की कई समस्याओं को झेलते हुए भी उन्होंने महिला के अधिकारों के लिए लड़ा और उस पर कई काम किए। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग रमाबाई के विचारों का अध्ययन कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट विचारक के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।